हाय, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं स्टील का नेक्स्ट पार्ट। आज के पार्ट में क्वेश्चन है मोस्टली प्लेट गर्डर और बीम के टॉपिक के क्वेश्चन है। क्वेश्चन 51 में कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड करना है। ऑप्शन ए में गिवन है कि वो स्टील बीम जिसको हम प्लेन सीमेंट कंक्रीट में प्लेस करते हैं उसको रेनफोर्स्ड बीम बोला जाता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। रेनफोर्स्ड बीम हमने आरसीसी में पढ़ा था क्या होता है। ये अगर स्टील की बीम प्लेन सीमेंट कंक्रीट में प्लेस करते हैं तो इसको बोला जाता है एनकेस्ड बीम। गलत स्टेटमेंट। नेक्स्ट ऑप्शन बी में है कुछ फिलर जोइस्ट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है। तो जोइस्ट हमने पहले डिस्कस किया था कि वो स्मॉल बीम स्ट्रक्चर होते हैं जो कि मेन बीम पे लोड ट्रांसफर करते हैं। फिलर जोइस्ट है उसमें क्या होता है कि हम जोइस्ट को स्लैब में प्रोवाइड करवा देते हैं। जैसे कि ये स्लैब है, हमने लाइट आई सेक्शन है वो जोइस्ट है उनको हमने इस तरीके से यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया और बीच में जो ये स्पेस है इसमें पूरे में यहाँ पे प्लेन सीमेंट कंक्रीट डाला है, स्लैब है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोला जाता है फिलर जोइस्ट कि फिलिंग की हुई है बीच में सीमेंट कंक्रीट की। फिलर जोइस्ट है ये मेनली दो टाइप के हो सकते हैं कि हो सकता है कि ये जोइस्ट है यहाँ से स्टार्ट होके इस बीम पे एंड हो गया, या फिर हो सकता है कि ये यहाँ से कंटिन्यूस होके आगे एक दूसरी मेन बीम है, ये वाली है ये मेन बीम है और ये वाले हैं ये जोइस्ट है। तो ये कोई जोइस्ट है जो जहां पे इस बीम पे कंटिन्यूस है, उसके आगे की बीम पे भी कंटिन्यूस है और उससे आगे कंटिन्यूस है। या फिर ऐसा हो सकता है कि ऐसा जोइस्ट इस बीम और इस बीम के बीच में रन हो रहा है, मतलब दो एडजेसेंट बीम के बीच में रन हो रहा है, वो होता है डिसकंटिन्यूस फिलर। डिसकंटिन्यूस फिलर में हम क्लीट एंगल्स की हेल्प से फिलर जोइस्ट को मेन बीम के साथ में कनेक्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्लीट एंगल यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। कंटिन्यूस फिलर के रिगार्डिंग ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि कंटिन्यूस फिलर जोइस्ट है वो 3 स्पैन या 3 से ज्यादा स्पैन में भी कंटिन्यूसली रन हो सकते हैं। जैसे कि ये एक स्पैन हुआ, ये दूसरा स्पैन हुआ, एक यहाँ पे और मेन बीम है तो ये इस पे भी रन हो रहा है। और अगर फेवरेबल कंडीशन है तो ये 3 से ज्यादा स्पैन में भी कंटिन्यूसली रन हो सकता है। इसमें कोई ऐसे कांस्टेंट नहीं है कि इतने में इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब देखते हैं क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स क्या क्या गिवन है। स्टेटमेंट ए में बोला है कि फिलर जोइस्ट जो कि कंटिन्यूस है वो 3 सपोर्ट पे कंटिन्यूस हो सकते हैं। तो ये 4 स्पैन मतलब 3 स्पैन मतलब 4 सपोर्ट पे तो कंटिन्यूस जनरली होता है और फेवरेबल कंडीशन में ज्यादा सपोर्ट पे भी कंटिन्यूस हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। सी में गिवन है कि कंटिन्यूस फिलर्स है वो कनेक्टेड है मेन बीम से क्लीट एंगल की हेल्प से। तो ये कंटिन्यूस के रेस्पेक्ट में नहीं था, ये था डिसकंटिन्यूस जोइस्ट के रेस्पेक्ट में। ये यहाँ पे क्लीट एंगल्स थे, ये डिसकंटिन्यूस टाइप के फिलर जोइस्ट में थे। तो ऑप्शन सी भी गलत स्टेटमेंट है। डी में गिवन है कि कंटिन्यूस फिलर्स है सपोर्टेड है वो मेन स्टील बीम्स पे होते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 152। नेक्स्ट क्वेश्चन 152 में पूछा है कि स्पैन कंटिन्यूस टाइप के जो फिलर्स हैं, कंटिन्यूस टाइप के जो जोइस्ट फिलर्स हैं, उनको हम अप्रोक्सीमेटली उनका स्पैन को इक्वल कंसीडर कर लेते हैं अगर लॉन्गेस्ट स्पैन और शॉर्टेस्ट स्पैन में 15% से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। वैल्यू आपको डायरेक्टली याद रखनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 153। 153 में पूछा है फिलर जोइस्ट के रिगार्डिंग कि बेंडिंग मोमेंट जो होता है मिडल ऑफ इंटीरियर स्पैन में जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो कितना होगा। तो ये एक टेबल गिवन है बुक में, ये डिफरेंट पॉइंट्स के बेंडिंग मोमेंट गिवन है। हमसे पूछा है कि इंटीरियर या इंटरमीडिएट स्पैन के मिडिल में कितना होगा, तो वो होगा प्लस का WL²/12। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। और दूसरा मैंने अभी आपको टेबल शो की कंप्लीट डिफरेंट कंडीशंस के लिए, बट वो टेबल आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। बहुत रेयरली होता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, और क्वेश्चन आएंगे तो ये जो इस बुक में क्वेश्चन है कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि कुछ डिफरेंट टाइप के पॉइंट के लिए बेंडिंग मोमेंट पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 154 भी फिलर जोइस्ट की रिगार्डिंग है। यहाँ पे पूछा है जो स्पैन एल है और डेप्थ डी है उनका रेशियो किससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। और ये डेप्थ डी जो हम मेजर करेंगे ये अंडर साइड ऑफ द जोइस्ट से लेके
जो कंक्रीट है उसके टॉप तक की डेप्थ मेजर करेंगे, तो ये एक्सीड नहीं होना चाहिए 35 से, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 155 भी इसी के रिगार्डिंग है, बट वो कैंटिलीवर फिलर्स के लिए है। तो कैंटिलीवर फिलर्स के लिए एल बाई टी का रेशियो जो है वो एक्सीड नहीं होना चाहिए 12 से, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये कुछ वैसा ही है जहाँ पे डिफ्लेक्शन रिस्क का कंट्रोल करने के लिए हम आरसीसी में करते थे कि ये एल बाई डी का रेशियो इससे एक्सीड नहीं होना चाहिए इस टाइप की बीम के लिए, तो वैसा ही कुछ है, वैल्यूज याद रखनी है डायरेक्टली। नेक्स्ट है क्वेश्चन 156। क्वेश्चन 156 में यहाँ पे गिवन है कि मिनिमम विड्थ जो केसिंग की हो, जो एनकेस्ड बीम होती है जहाँ पे हम बीम को पीसीसी में एनकेस्ट कर देते हैं, उसमें जो केसिंग है उसकी मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो इसका दोनों साइड स्पेसिंग वो 50-50 होता है, ये कुछ इस तरीके से कि इधर भी 50 का स्पेस है और इधर भी है, वो ये वाला डिस्टेंस है 50 है, तो जो केसिंग है उसकी मिनिमम विड्थ होगी वो बी, बीम की विड्थ प्लस 100 होगी, और ये है ये mm में है, डी यहाँ पे mm में प्लेस करेंगे, तो यहाँ पे आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 157। क्वेश्चन 157 में पूछा है कि जो वेब प्लेट है उसको अनस्टीफन्ड कब बोलेंगे। एक वेब प्लेट को बेसिकली जब स्टीफनर हमने नहीं प्रोवाइड किए तो अनस्टीफन्ड है, और ये तब होता है जब डी बाई टी का रेशियो हो वो 85 से कम हो। 85 से कम मतलब उसकी थिकनेस काफी ज्यादा है, तो स्टीफनेस की रिक्वायरमेंट वहां पे नहीं है, तो वहां पे हम स्टीफनर नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो उसको अनस्टीफन्ड वेब प्लेट बोलेंगे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफी बार इस तरीके से पूछा जाता है कि स्टीफनर की रिक्वायरमेंट कब नहीं होगी, जब डेप्थ और थिकनेस का रेशियो 85 हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन 158 कि जो कंप्रेशन फ्लेंज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और जो टेंशन फ्लेंज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोला जाता है। तो ये होती है इफेक्टिव डेप्थ, ऑप्शन सी। डायग्राम की हेल्प से देखते हैं कौन सी डेप्थ है। ये जो डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है ये कंप्रेशन फ्लेंज का सेंट्रोइड है, और ये वाली जो डॉटेड लाइन है ये जिस पॉइंट से जा रही है ये है सीजी, है वो टेंशन फ्लेंज का सीजी है, और इनके बीच की जो डेप्थ होती है वो होती है इफेक्टिव डेप्थ। जो लाइन सीजी से जा रही है ऊपर और सीजी से जा रही है नीचे, इन दोनों के बीच की डेप्थ को बोला जाता है इफेक्टिव डेप्थ। तो यहाँ पे आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, इफेक्टिव डेप्थ। नेक्स्ट है क्वेश्चन 159। 159 में गिवन है कि होल जो कि स्टीफनेस यूज नहीं किए गए हैं, उस केस में जो वर्टिकल लेग्स ऑफ फ्लेंज एंगल है टॉप और बॉटम, उसके बीच के जो डिस्टेंस है उसको क्या बोला जाता है। तो ये होती है क्लियर डेप्थ। लैंग्वेज में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, डायग्राम में क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये जो वर्टिकल लेग है, ये वाली लेग, इसका ये पॉइंट, इस लाइन से, और जो बॉटम वाली जो एंगल की वर्टिकल लेग है उसकी, मतलब यहाँ से हम डिस्टेंस ले रहे हैं, तो इन दोनों लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको डी सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। सी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है क्लियर डेप्थ को, ऊपर वाले एंगल के इस पॉइंट से और नीचे वाले एंगल के ये लास्ट पॉइंट से, तो ये होती है क्लियर डेप्थ। तो यहाँ पे आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 161। यहाँ पे पूछा है कि किसी प्लेट गर्डर को डीप प्लेट गर्डर कब बोला जाएगा, जब उसके एंगल जो हम उसमें यूज कर रहे हैं उसकी वर्टिकल लेग होगी, उसका कितना टाइम्स टोटल डेप्थ होगी, हम उसको डीप प्लेट गर्डर की कैटेगरी में रखेंगे। तो यहाँ पे आंसर होगा, एन की वैल्यू होगी वो 8 होगी, तो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 162। यहाँ पे पूछा है कि कोई लॉन्ग प्लेट गर्डर है जिसकी बेंडिंग मोमेंट एम आ रहा है, अलाउेबल बेंडिंग स्ट्रेसेस एफ भी है, इसके लिए जो इकोनॉमिकल डेप्थ होगी वो क्या होगी। इकोनॉमिकल डेप्थ वो डेप्थ होती है जिसके कोरस्पॉन्डिंग पर मीटर जो वेट होता है डब्ल्यू वो मिनिमम हो, डब्ल्यू होता है वो मिनिमम होता है, और इसका जो फॉर्मूला आता है वो होता है 1.1 m/fb इंटू TW का रूट, जो कि गिवन है ऑप्शन डी में। ऑब्जेक्टिव एग्जाम के हिसाब से आपको इतना पता है वो सफिशिएंट है कि है क्या डेप्थ और फॉर्मूला क्या होता है, और काफी इजी है याद रखना फॉर्मूला।
कुछ स्टूडेंट्स को क्यूरियोसिटी हो सकती है फॉर्मूला निकाला कैसे, क्या कंडीशंस हमने अप्लाई की, कैसे हमने कैलकुलेट किया। तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बाकी ज्यादा डिटेल में चाहो तो किसी भी बुक में वो लंबा सा डेरिवेशन आपको मिल जाएगा। तो ये कोई प्लेट गर्डर का सेक्शन है। यहाँ पे अगर फ्लेंज है उसका एरिया ए है तो उसके लिए जो जेड होगा वो एफ इंटू एच होगा, फ्लेंज बोथ साइड है तो। और यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की फिर ये वाली जो इक्वेशन होती है m अपॉन आई इक्वल टू एफ अपॉन वाई, जिसको हम ऐसे भी लिख देते हैं कि m अपॉन जेड इज इक्वल टू एफ डी। तो इस इक्वेशन से हम z की जगह वैल्यू पुट करके हम यहाँ से एरिया फाइंड आउट करते हैं फ्लेंजेस का। ये फॉर्मूला लिखते टाइम हमने एज्यूम किया कि पूरा का पूरा बेंडिंग मोमेंट है वो फ्लेंजेस ले रही है। इसके बाद और ये एरिया आया है उस सेक्शन का आया है जहां पे कि बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है। लेंथ के अलोंग बेंडिंग मोमेंट सेम नहीं रहेगा, बेंडिंग मोमेंट है वो वेरी करेगा। अगर यूडीएल लग रहा है तो सेंटर पे मैक्सिमम है, दोनों सपोर्ट्स की तरफ जाते हुए बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। और बेंडिंग मोमेंट डिक्रीज हो रहा है इसलिए हम जो प्लेट्स है उनको कर्टेल कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्लेट दी हुई है हमने 2-3, तो उतना एरिया रिक्वायर्ड अब नहीं है क्योंकि बेंडिंग मोमेंट कम हो गया है, तो हम इन कवर प्लेट्स को कर्टेल कर देते हैं। तो अगर हम वेट कंसीडर करें कि वेट कितना होगा, तो ये वाला जो एरिया है ये तो आया है कोरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट थ्रू आउट द सेक्शन, इससे कम ही होगा। तो इसलिए हम ऑन एवरेज मान रहे हैं कि ये जो एरिया है इसका 80% एवरेज एरिया है। एवरेज ले रहे हैं हम लेंथ के लोग, और दोनों साइड है फ्लेंजेस, तो हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। 2 इंटू 0.8 इंटू ये आ गया है यहाँ पे, ये आ गया यहाँ पे फ्लेंजेस का एरिया। नेक्स्ट हमने वेव को भी कंट्रीब्यूशन माना कि वेव का भी हम आई कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको भी कंसीडर कर रहे हैं कि वो भी कुछ बेंडिंग मोमेंट कैरी कर रही है। तो वेव के लिए और फ्लेंज दोनों के लिए कंबाइंड हमने आई की इक्वेशन लिखी, तो वही आई। इस इक्वेशन को हमने थोड़ा सा अरेंज किया, अरेंज करके हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा। यहाँ पे ये वाली जो टर्म है इसको बोला जाता है इफेक्टिव फ्लेंज एरिया। और अगर हम रिवेट्स यूज कर रहे हैं कनेक्शन के लिए, उस केस में नेट एरिया कुछ कम हो जाएगा, और वो नेट एरिया कम होता है उसमें हम AW6 वाला जो एरिया है इसका 3/4 कर देते हैं। नेट इफेक्टिव एरिया का फॉर्मूला ये होता है, AF डेस है यहाँ पे, ये फ्लेंजेस का नेट एरिया है, और AW8 है, ये वेव का वो पोर्शन है जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है बेंडिंग मोमेंट कैरी करने में, इफेक्टिव एरिया में जो कंसीडर हो रहा है, काउंट कर रहे हैं जो हम। ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाली और ये वाले दोनों वैल्यू पूछी जाती है, नेट और इफेक्टिव। इसके बाद ये आई की इक्वेशन लिखी हमने, बेंडिंग मोमेंट वाली वो जो इक्वेशन है वो अप्लाई की, उस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और AF डेस फाइंड आउट किया। AF डेस की वैल्यू ये आई, ये है वो 8 फ्लेंज का एरिया, दोनों का निकालने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एवरेज एरिया वो 80% अज्यूम कर रहे हैं जैसे पहले मैंने बताया था, तो इसका 80% हमने फ्लेंज का जो एरिया उसका 80% हमने माना है, और इससे हमने यहाँ पे ये इक्वेशन फाइंड आउट की। अब लास्ट में क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन आई है ये टोटल वेट है, इसको L से डिवाइड करके पर मीटर की जो वेट है वो निकालेंगे, और इसको फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे D के रेस्पेक्ट में। D के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जो वेट का जो इक्वेशन आ रही है उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, क्योंकि वेट हमें मिनिमम फाइंड आउट करना है। तो इसको फिर सिंप्लीफाई करके ये जो इक्वेशन आ रही है इसको D के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल पुट किया, और इसको जब सोल्व किया तो फाइनल इक्वेशन आती है ये। तो डेरिवेशन पॉसिबल नहीं है, याद ही रखना पड़ेगी आपको इक्वेशन, समझ आपको आ गया होगा कि क्या होती है इकोनॉमिकल डेप्थ। तो ये होता है फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन 163 में पूछा है कि W है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, L है वो यहाँ पे स्पैन ऑफ प्लेट गर्डर है, तो अप्रोक्सीमेट सेल्फ वेट होगा वो कितना होगा। W है वो यहाँ पे सुपर इम्पोज लोड है, जो प्लेट गर्डर जिसके लिए डिजाइन कर रहे हैं, जो पर्पज है उस प्लेट गर्डर का कि वो W लोड उसमें कैरी करना है, ये वो है। इसका सेल्फ वेट होगा वो क्या होगा। तो जो हमने पिछले क्वेश्चन में स्मॉल w की इक्वेशन लिखी थी उसी को कुछ मॉडिफाई करके कुछ वैल्यूज पुट करके ये फाइंड आउट करते हैं। डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है, काफी लेंथी है, डेरिवेशन हम डिस्कस नहीं करते हैं। इसका आंसर होता है वो ऑप्शन सी होता है। और ये 62 और 63 काफी ज्यादा बार रिपीट होते हैं, बहुत ही ईजी है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिस नहीं होने चाहिए गलती।
क्वेश्चन 164 में जो हमने 162 में इकोनॉमिकल डेप्थ के रिगार्डिंग डिस्कस किया, उसी के बारे में क्वेश्चन है यहाँ पे। बट यहाँ पे फॉर्मूला पूछा है जो कि राउटर एंड क्लार्क नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो फॉर्मूला दिया था वो पूछा है। तो वो फॉर्मूला था कि D विल बी इक्वल टू K M अपॉन सिग्मा CBC दिस रेज टू पावर 1/3। और K की यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो 4.5 होगी अगर रिलेटेड है, और K की वैल्यू 5 के इक्वल होगी अगर वेल्डेड प्लेट है। अगर वेल्डेड प्लेट गर्डर है उस केस में K की वैल्यू होगी वो 5 होगी। क्वेश्चन में वेल्डेड है रिवेटेड ये तो नहीं गिवन है, बट इसी 4.5 वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग जो फॉर्मूला होगा वही गिवन है, जो कि गिवन है ऑप्शन ई में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होएगा वो ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 165। यहाँ पे गिवन है कि कोई वेब प्लेट है, उसका फेलियर होगा वो यील्डिंग में कब होगा, जब उसका क्या रेशियो हो उसकी क्लियर डेप्थ और थिकनेस का, फिर फेलियर है वो यील्डिंग का फेलियर है। क्या होता है, कोई बीम सेक्शन है ऊपर, जैसे ये बीम सेक्शन है कोई, उसमें इस तरीके से कोई शियर फोर्स एक्ट कर रहा है। तो ये जो सेक्शन है जहां पे हमने प्लेट गर्डर दिया हुआ है, तो इसके जस्ट नीचे जो सेक्शन है प्लेट गर्डर का, वहां पे एक तो शियर फोर्स आ रहा है, और दूसरा प्लेट गर्डर का वेब काफी थिन होता है, और ये शियर फोर्स उसमें उसी तरीके से एक्ट करता है जैसे कॉलम के केसेस में कंप्रेसिव फोर्सेस एक्ट करते हैं। तो अगर उसकी डेप्थ बहुत ज्यादा हुई, अगर ये वाली डायमेंशन बहुत ज्यादा है, थिकनेस बहुत कम है, तो उस केस में इसका फेलियर होगा वो बकलिंग में फेलियर होगा, जैसा कि कॉलम के में पढ़ा था हमने। दूसरा केस है कि यहाँ पे शियर भी आ रहा है इस सेक्शन पे, इस शियर फोर्स की वजह से जो टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, ये हमने काफी सब्जेक्ट में डिस्कस किया है, आरसीसी में भी किया था, फोन में भी, कि इस टाइप से अगर कोई शियर स्ट्रेस लग रहा है तो डायगोनल के अलो टेंसाइल स्ट्रेसेस वहां पे डेवलप होंगे। इस शियर स्ट्रेस के कारण, शियर फोर्स के कारण जो शियर स्ट्रेस आएगा, उसके कारण अगर जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं टेंसाइल वाले, अगर वो यील्ड स्ट्रेस के इक्वल हो गए तो वहां पे फेलियर हो जाएगा। तो दो टाइप से फेलियर हो सकता है, या तो बकलिंग में होगा या यील्डिंग में होगा। यील्डिंग में उस केस में होगा जब शियर स्ट्रेसेस इतने ज्यादा हैं, उनके कारण जो टेंसाइल स्ट्रेसेस है उनकी वैल्यू जो अलाउएबल होती है 0.6 FY डायरेक्ट टेंशन में, उसके इक्वल पहुंचते हैं। अब इसको चेक करने के लिए कि क्या क्राइटेरिया हो D/TW का, कि शियर या यील्डिंग फेलियर होगा या फिर बकलिंग फेलियर होगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। शियर में जो क्रिटिकल स्ट्रेस होगा यील्डिंग के लिए, उसका ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे अगर हम बाकी पैरामीटर्स की वैल्यू रखें तो CR क्रिटिकल जो स्ट्रेस है उसमें और D/TW का स्क्वायर में एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब हम CR की वैल्यू 150 रखेंगे, ये वो केस है जब यील्डिंग में फेलियर हो रहा है, तो उसको 150 के इक्वल रखेंगे, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो D/TW की वैल्यू आएगी वो आएगी 80। इट मीन्स अगर D/TW है वो 80 से ग्रेटर है तो बकलिंग फेलियर होगा, क्योंकि डेप्थ ज्यादा है, थिकनेस कम है। अगर इससे छोटा है या इसके इक्वल है तो उस केस में यहाँ पे फेलियर होता है वो यील्डिंग फेलियर होता है। यील्डिंग इसलिए हो रही है क्योंकि शियर स्ट्रेसेस ज्यादा है, और इन शियर स्ट्रेसेस के कारण जो डायगोनल में टेंशन आ रहा है वो लिमिटिंग वैल्यू पे रीच कर रहा है। और ये अगर हम इसका ग्राफ देखें, अगर ये 80 से कम है, इस रेंज में है, तो बकलिंग नहीं हो रही है, वहां पे फेलियर हो रहा है वो यील्डिंग का फेलियर हो रहा है, क्योंकि वहां पे CR की वैल्यू वो 150 को रीच कर चुकी है। अगर D/TW है वो 80 से ज्यादा है, उस केस में CR की वैल्यू रीच नहीं की है 150 पे, बट उस केस में उसकी काफी थिकनेस कम है और काफी ज्यादा है डेप्थ, इस कारण वहां पे बकलिंग फेलियर होगा। जैसे कि एक थिन कॉलम है जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, तो उसमें अगर हम कंप्रेसिव फोर्स लगाएं, ऊपर से फोर्स लगाएं, तो वो बकलिंग में फेलियर होगा। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ये 80 होगा D/TW की वैल्यू, जो कि यहाँ पे किसी ऑप्शन में गिवन नहीं है। सबसे क्लोज अगर हम ऑप्शन देखें 80 के तो वो है 82, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो 82 हो जाएगा ऑप्शन ई। आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।